वास्तुशास्त्र क्या है? ठीक है। प्राचीन समय में जो सोचे हैं, वास्तुशास्त्र मैं समझता हूं, हाँ, गुरुकुल परंपरा जब से शुरू हुई तब से वास्तुशास्त्र को यह अपने विद्यालयों में एक अच्छी ढंग से पढ़ाने की व्यवस्था लाए। उसके पहले शिल्प नाम की बात थी, शिल्प शास्त्र। शिल्प शास्त्र के बाद वास्तुशास्त्र आया। तो जो शिल्प का मतलब ये माने थे, व्याख्या दिए थे, परिभाषा दिए थे, किसी कहीं ना कहीं कोई जगह में गढ़ना, उभारना। जैसा मट्टी से कोई चीज को उभारा भी जाता है, गढ़ा भी जाता है, माने जो एक समतल से ज्यादा ऊपर आने वाले चीज को उभारना कहते हैं, तो समतल से नीचे जाने वाली चीज को गढ़ना कहते हैं। ठीक है, ये दोनों का इस कंसेप्ट को शिल्प शास्त्र के युग में बहुत अच्छी ढंग से लोगों को हृदयंगम कराया। ठीक है। अब उस समय में भी घर बनाते रहे और भी बड़े बड़े इमारतों को बनाते रहे, स्मारक को बनाते रहे, ये सब होते ही रहा। और उसके बाद आया वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र में क्या समावेश किया भाई? वास्तुशास्त्र में ये समावेश किया, हवा पानी उझेला, इसका तो ध्यान रखा ही है, और स्वास्थ्य को ज्यादा ध्यान रखा। वास्तुशास्त्र में मनुष्य का स्वास्थ्य और निवास के साथ जोड़ है, एक बहुत अच्छी जोड़ है। वही चीज मंदिरों में क्या जोड़ है? मंदिरों में यह है, जो जहां जो प्रधान कक्ष होती है, उस कक्ष अत्यंत सुरक्षित होना, ठंडी गर्मी के ऋतुओं में बहुत ही सुखद परिस्थिति बना रहना, उसको वहां ऐसा सोचा गया। अब रह गया इसके साथ दिशा जुड़ी। दिशाओं में यह माना जाता है, मंदिर का जो कवाट होता है, वो तो निकलने की जगह है, वो द्वार है, ये किस ओर होना चाहिए, किस ओर नहीं होना चाहिए, ये सभी बात सोचा जाता है। दिशा के बारे में अभी तक की जो अवधारणा है, पूर्व के ओर, उत्तर के ओर द्वार होने की बात ज्यादा सोचा है। जो मंदिरों में जो बात आई, वो भी उपासना के आधार पर आई। उपासना दो भाग में, दो पार्ट में फट गए। एक दक्षिणाचार विधि हुई, एक वामाचार विधि हुई। अब क्या करें? तो वामाचार इसका यही है, कांग्रेस और भाजपा की अर्थ रहा है, ये दक्षिणाचार वामाचार। ये कहे पूर्व के ओर द्वार होना चाहिए, वो कहते हैं नहीं भाई, वो पश्चिम के ओर होना चाहिए। ये कहे उत्तर के ओर होना चाहिए, वो कहते हैं दक्षिण के ओर होना चाहिए। अब क्या किया जाए? इस प्रकार की तर्क बहुत हो गई है। इसके बावजूद अपन इस जगह में समीक्षित कर सकते हैं, तो जिस अर्थ के लिए स्मारक बनता है, वो स्मारक का अर्थ सुरक्षित रहे, ज्यादा टिकाऊ हो सके, और लोगों को सुविधापूर्वक आवागमन बना रखे। ये इस ढंग के स्मारक के बारे में सोचने की बात एक ध्रुवीकरण होगा। उसके बाद ये भी आया साहब, जो बहुत सारे माने शिल्प कलाएं उसमें स्थापित हुई। स्थापित होने के बाद वो कम से कम क्षरण हो, ये भी उसके साथ निहित हुई। क्षरण विधि को रोकने का भी वो बने, इसमें वास्तव में ध्यान दिया गया। कम से कम क्षरण हो, ज्यादा से ज्यादा दिन तक टिकाऊ रह सके, ये भी बात सोचा गया। उसके आधार पर मटेरियल को सोचा गया। भाई ऐसा होना होगा तो मटेरियल क्या होगी, इसमें कैसे मटेरियल लगा जाए, ये सब एक दूसरे के साथ अब मिक्सअप होने लग गए। पहले जो ज्यादा से ज्यादा शिला का स्मारक बनते, घर माने स्थापत्य होती थी, शिला से संबंधित स्थापत्य में, स्थापत्य का मतलब है वास्तु से ही है ना।
तो वो जो शिला से संबंधित जितने भी माने एक ये बनता था आकार प्रकार, और उस वो ऐसे शिला को शिला विधि से कम क्षरण होना आप भी मानते रहे, हम भी मानते रहे, पहले भी मानते रहे, अभी भी मानते हैं। उसके बाद संयोग आया, वास्तु में ये परिवर्तित हुआ, मट्टी से भी मैंने वास्तु को स्थापित करने वाली बात आई, और भी द्रव्यों से, जैसा भी सीमेंट है, चूना है, ईटा है, वो है, पत्थर है, ये सब चीजें ये सब आने लगी। तो कुल मिलाकर के वास्तु का यदि एक वास्तविकता को व्यक्त करने की बात है ये, तो स्वास्थ्य पहले मनुष्य का, वास्तविकता का मूल मुद्दे में स्वास्थ्य को पहचाना गया। स्वस्थ रह सके इस घर में रहकर, स्वस्थ रहने के लिए उस घर के लिए हवा के जो आवागमन कैसे हो सकती है, उजेले का आवागमन कैसे हो सकती है, ठीक है ना, सुविधा की स्थिति कैसी हो सकती है, 3 बात को ध्यान में लाया। ठीक है, एक तो हुआ तो घर के भीतर होने वाली सुविधाओं के बारे में, उसके बाद घर से जुड़ी हुई पानी किस दिशा में होना चाहिए, ठीक है ना, तो पाकगृह कहाँ होना चाहिए, पाकशाला कहाँ होना चाहिए, शौचालय होगा तो किस दिशा में होना चाहिए, ये सब ये भी बातों को ध्यान दिया। इन ध्यान देने के बाद उसमें भी द्वंद्व हो गया। तो पहले सोचा गया था नैऋत्य दिशा में शौचालय होना चाहिए, और उसका बिल्कुल आपत्ति पैदा हुआ, साहब यहाँ नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए भाई? कहा कि वो आग्नेय दिशा में होना चाहिए, बिल्कुल एग्नेस्ट, वायव्य का एग्नेस्ट वही है ना, नैऋत्य का एग्नेस्ट कहाँ पहुंच गए? ईशान, नैऋत्य का एग्नेस्ट ईशान में हो गए, ईशान दिशा हो गए। तो जो एक व्यक्ति ने बोला नहीं भाई, जो कुआं पानी की व्यवस्था होना चाहिए इसमें होना चाहिए, इसका जो पूर्व और उत्तर और पश्चिम के बीच की कोने में होना चाहिए, उत्तर और पश्चिम के बीच की कोने में होना चाहिए, है ना। तो जो जैसा ही ऐसा बोला, दूसरा आदमी ने बोला नहीं, आग्नेय दिशा में होना चाहिए, अग्नि दिशा में। अग्नि से जो है ना, जल से आग पैदा हुआ है, जल जो है ना अग्नि दिशा में होना चाहिए बोले। ठीक है, बात इस प्रकार की वादा विवाद बहुत हुई। हाँ, इसको हम अभी आज क्या करें वाला बात है, मुख्य बात यही। इसको यदि हम ध्यान में लाते हैं तो यही निकलता है आज की स्थिति में। घर बनना चाहिए, घर में जो लगी हुई मटेरियल कम से कम क्षरण होना चाहिए, बारंबार रिपेयरिंग की नौबत नहीं आना चाहिए, और आदमी को सुविधा पूरा होना चाहिए। क्या सुविधा पूरा होना चाहिए? हवा, पानी, है ना, रोशनी, ये सब चीजें, और जो आने वाले आते हैं, बैठने वाले बैठते हैं, ये सभी चीजों के लिए ध्यान दे करके ही अपने को ये वास्तु विधा को विकसित करने की आवश्यकता है। अभी तक की जो ट्रेडिशनल वास्तु है वो काफी इर्कसम हो चुका है, हर जगह में वो चल भी नहीं सकता, कई बात को अपने को साइड ट्रैक करना ही पड़ता है, ऐसा हो गया। वो कैसे आ गए? हम थिक पॉपुलेशन प्रोग्राम के आधार पर, हाँ भाई एक घर के साथ एक घर सट गया, ये सब वास्तुशास्त्र को उस समय में सोचा गया था, जिसमें एक घर बना हुआ, उसके चारों तरफ अच्छा मैदान है, इस विधि से शुरुआत की है। वो अब जो है ना एक दीवार से दूसरे दीवार सटा है, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थितियों में हम वास्तु को यही सोचने की आवश्यकता है, जहाँ जो डेंस पॉपुलेशन है वहाँ के लिए वहाँ का सुविधा को ही ध्यान में लाना होगा, और उसके साथ ये आवश्यक है जो हवा, पानी, उजेले की व्यवस्था को एक कॉमन रॉड के रूप में उसको प्रयोग करने की आवश्यकता। पहले पानी के लिए कुआं गिवा की बात थी, अब तो कुएं की जगह में नल हो गया, ठीक है ना भाई, या नहीं तो बोरवेल हो गया।
और बोरवेल जो है ना, जिस दिशा में हम कहेंगे उस दिशा में वहां पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे? जहां पानी मिलेगा वहीं बनेगा, बनना पड़ेगा। ये सब बाधाएं आ चुकी है। कहने का मतलब ये सब पहले की जो ट्रेडिशनल वास्तु के स्थान पर मैंने जगह में जो बाधाएं आई हुई चीज। अब जो वो बाधा को क्या करोगे? वो बाधा उसको ट्रेडिशन को यदि करेंगे, हम कुछ करवे न करें वहां, ऐसे अड़चन जहां है वहां नहीं। उसके लिए जो है हमारा सहमति यही है, जो 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 दिशा स्पष्ट होना आवश्यक है हर वास्तु में। अभी शहरों में ये भी एक भयंकर कष्ट है, और दिशा स्पष्ट रूप में शुरुआत नहीं हुआ है। माने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के आधार पर सभी इमारत बनेंगे, ऐसा बन ही नहीं सकता। ऐसा हो गए, वो भी एक वास्तुशास्त्र के खिलाफ जाने वाली एक काम है। ठीक हो गए। अब क्या किया जाए? अब यही किया जाए जो हवा उझेला, दो को प्रधान रखा जाए। ठीक है। उसके बाद जो मटेरियल का जो कुछ भी आप सोचते हो उसको कम से कम क्षरण हो, इस पर ध्यान दिया जाए। ये सबको अडेप्ट होने वाली एक वास्तु का एक बात हुई। अब रह गया उसका फाउंडेशन वगैरह। फाउंडेशन के बारे में जो हमारा सोचना ऐसा है, जो पहले की जो फाउंडेशन की बात ये थी, तो ना भी मात्र जगह को, जितने जगह में हमको एक घर बनाना है, देवालय बनाना है, स्मारक बनाना है, ना भी मात्र जो इसको जगह को खन करके बाहर करो, मट्टी को बाहर करो, उसमें जली हुई मट्टी को भरो, ये कहा है। क्या भी संभव है? यदि कर सके तो बहुत अच्छा काम, इसमें तो रहे। और जली हुई मिट्टी से मतलब पहले जो मट्टी की लाल मट्टी, जली हुई मट्टी का मतलब लाल मट्टी, मुरुम, यही इसी को माना जाए। तो अभी की स्थिति में यदि वो कर सकेंगे, स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उत्तम। नीचे से जो प्रभाव पड़ता है सरफेस पर, उसमें बहुत उपकार होगा, ये मानिए। जैसे चूल्हा बनता है या ईंटा बनता है, उसको जली हुई मिट्टी मान सकते हैं? हाँ, ऐसा है ही है। ईंटे का चूरा, हाँ, ईंटे के चूरा हो गया, वो या धूली हो गया, सब कुछ ये चीजों को ऐसा मानते। ना भी मात्र निकाल करके देखने के बोले है ना, उसमें वेट है, वो आचरण में आ भी सकता है। यदि आदमी को उसका फायदे से यदि लाभ उठाना है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद आता है जो सुविधा को तो आप रखोगे, सुविधा के लिए ही तो घर बनता है। ठीक है ना। पहले की जो सुविधा की जो परिकल्पनाएं थी, जो सम्मिलित परिवार, ठीक है ना, तो उस समय में सोने पढ़ने, है ना, शयन ग्रह, वो ग्रह, ये ग्रह को डिजाइन करने की तरीका ही दूसरा थी। आज की स्थिति में दूसरी ही है। ठीक है। अंततोगत्वा कहाँ पहुंचते हैं? तो जो धरती की सरफेस से नीचे की जगह में जो कुछ भी सजेशन दिया है, उसको फॉलो करने की कोशिश होना चाहिए। उसके बाद आपको ये लिखा है कि नहीं, इसको जगह को कोड करके उसमें फिलिंग के बारे में आप पढ़े हो कि नहीं? महाराज, अभी तक जितने भी मैंने पढ़ा उसमें कहीं नहीं आया है। मैंने इसका मतलब है, अब वो उसको निकाल ही दिया। वो मैंने पूरा प्रबंध से ही निकल गए, ऐसा हो गया इसका मतलब। पहले जो वास्तु शास्त्र के जो मूल ग्रंथों में इसको मैंने पढ़ा है। ठीक है। देवालयों में तो बहुत ज्यादा उसको बल दिया है। देवालयों को बनाने के संदर्भ में उसके बिना देवालय बनाना नहीं चाहिए, ऐसा लिखा है। तो है, अभी आपको जैसा भी लिखा हो, तो ये जगह को तो स्वच्छ बनाने के लिए तो आप भी किसी न किसी प्रकार से सोचते ही हैं। स्थान शोधन के बारे में पहले बात है ही है, और स्थान शोधन के बारे में जहाँ उपकार वाला बात होती है, उसको पहचानने के लिए जो नहीं तो दिया जलाओ
या नहीं तो हवा का रुख देखो। हाँ? हाँ, ये सभी चीज आपको बताए होंगे। तो उसमें कोई ना कोई चीज आप प्रयोग करोगे ही, करना भी चाहिए हमारे अनुसार। अच्छा, वो शुभ लक्षण मिलने की पश्चात वो ऐसे ही सोचना चाहिए। उसके साथ ज्योतिषी को जोड़ दिया। इस राशि वालों के लिए इस प्रकार के आकार के घर में सोना चाहिए। मैंने उसका आय कहते रहे हम लोगों के समय में, अब आज भी कहते हैं गजाय सिंहाय है। हाँ, आय के बारे में कहा होगा। तो वो जो सामने की घर किस आय में रहता है उसके विरोधी न हो ऐसा घर बनाओ, ऐसा पहले कहते रहे। अभी क्या कहते हैं? अभी ऐसा कुछ जिक्र करते हैं? कोई खत्म कर दिया। ये इस प्रकार की बात होती है। परिवर्तन कैसा है देख ले महाराज, है? तो इसको क्या मानेंगे बाबा? वो क्या है सब बता रहे हैं। जैसा सिंहाय, तो उसका मीनिंग जो है ना, फिजिकली हम मीनिंग जो पाते रहे, आगे भाग चौड़ा है, पीछे भाग पतला है, इसको सिंहाय कहते हैं। तो उसके बदले में गजाय, उसके विपरीत, आगे भाग छोटा है, पीछे भाग बड़ा है। इसको ऐसा डिजाइनिंग में ऐसा आता है। तो डिजाइन में आने के पश्चात फिर मुख को बनाते, घर का मुंह बनाते हैं। वो देखने पर ऐसा फीलिंग होता है कि एक हाथी जैसा घर है ये। उसका मुख का मुद्रा को जो बनाते हैं, मुद्रा बनाने की विधि अभी भी होगा कहीं ना कहीं। हाँ, वो जो माने वास्तु का मुख मुद्रा बनाने का जो विधियां हैं उसमें वो भाव उभरती है। ये ठीक है ना? ठीक है ना? इस ढंग से पहले विभिन्न प्रकार की माने आकृति के लिए सजेशन दिया, पहले से आया हुआ बात है। जानवरों के आधार पर जो आकार के बारे में सोचा गया, ठीक है। ये उसके बाद शनै शनै वो बात धूमिल होती गई। धूमिल होते होते जो अपने सुविधा के अनुसार बनता गया। अब बनते बनते अभी हम जो पहले की मटेरियल के स्थान पर दूसरा मटेरियल हो गई, और पहले जितना एक फैली हुई संसार से सटी हुई संसार में आ गए। उस स्थिति में अपने को जो वास्तु को सोचना की आवश्यकता। इसमें और एक प्रयोग करते रहे, जो घर की जो सुरक्षा, घर के वस्तुओं का सुरक्षा के बारे में जो चुंबकीय द्रव्यों को वो छत के तल में लेप करने की बात कही थी। अभी आपके पास भी आता है कि नहीं आता है? नहीं, अभी आजकल खत्म कर दिया उसको। वो भी खत्म। तो उसमें एक प्रयोग किए थे महाराज जी। एक पंपापति नाम की एक जगह है, वहां एक स्ट्रक्चर थी, एक शंकर जी का मंदिर, ठीक है ना भाई? शंकर जी का मंदिर, उस मंदिर के सामने एक नंदी बनाने की अभ्यास थी। नंदी मैंने बैल का प्रतिमा रखने की अभ्यास अभी भी है, पहले भी था। उस मंदिर में क्या कर दिया, वो नंदी कहाँ रखा है, वहां एक चौकोर आयतन बनाया, उसको गहरे 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 10-5 स्टेप ले गए ऊपर, ठीक है। और नीचे क्या किया है, वो वैसे ही ऊपर जैसा गहरे ले गया, नीचे ऐसे उभार के लाया। बीच में वो नंदी का स्थान है। वो नंदी, वो जो बैल का प्रतिमा है, वो नीचे धरती को छुआ नहीं है, पूरा वो बैल का प्रतिमा थी। अब सब लोगों ने भिड़े साहब ये कहीं को ये ऊपर टंगा, आधर में कैसा टंगा है, और सबको तोड़े तड़े कुछ भी नहीं मिला। अंततोगत्वा हमने एक इसमें पढ़ा, पर प्राचीन कालीन वास्तु में चुंबकीय द्रव्य नाम दिया है। चुंबकीय द्रव्य को यदि गोपुर में वो उतना लगाया जाए, इसमें जो प्रतिमा बनाते हैं उसमें वो चुंबकीयता से प्रभावित होने वाले द्रव्य से उसको अभिभूत कराया जाए,
अभिभूत कराने की बात, वो कैसा अभिभूत करेंगे वो टेक तो उसमें वर्णित नहीं था, वो दूसरे कोई संहिता में रही, तो उसमें अभिभूत कराने की बात कहा है। वो क्या करता है, उसको जो चुंबक जो है ना, स्वाभाविक है कोई चीज को खींचता ही है, नहीं खींचता है, खींचता है। अब उसी विधि में उसको फिक्स कर देते। नीचे भी चुंबकीय द्रव्य है, ऊपर भी है, ये इसको कहीं ऊपर भागने भी नहीं देता है, नीचे बैठने भी नहीं देता है, उस जगह में फिक्स। नीचे से हम कपड़ा डाल करके पैर के नीचे से निकाल दिया है हम स्वयं। और उसके कुछ दिन बाद जर्मनी के एक्सपर्ट्स आए और इसकी तो हो हल्ला होता ही रहा। उसके बाद वो उन लोग नीचे से कुछ तोड़ने लगे, ऊपर से कुछ तोड़ने लगे, वो बैठ गए एक दिन, अभी बैठा हुआ बैठ रहा। ये इस ढंग के काम करते रहे, इसको क्या किया जाए आप बताओ। तो इसमें इस प्रकार की कई चीजें, चमत्कारिक बात लिखी भी है, होता भी है। बाबा जी, पर वो आप बता रहे थे कि छत में चुंबक की वस्तुओं का जो प्रयोग द्रव्य का प्रयोग करने की विधि रहे, वो किस लिए करते? हाँ, मैं समझता हूँ ये जो आप कहीं रहते हैं ना, वो मम्मीस कुछ क्या, पिरामिड में वही चमत्कार है। तो यदि हम कोई ऐसा सिचुएशन पैदा किया जाए और चुंबकीय धारा प्रभावित वातावरण बनाया जाए, उसमें कोई भी वस्तु को, वो कोई भी द्रव्य को रखेंगे, बहुत जल्दी वो सड़ेगा नहीं। सच है। चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में एक वातावरण बनाए रखा जाए, कोई भी स्ट्रक्चर में, उसके अंदर जो द्रव्य रखेंगे उसमें परिणाम बहुत दीर्घ परिणाम होगा, दीर्घ काल में परिणति होगी। जैसा सब्जी रखा, सब्जी तो 24 घंटे में सूख जाना चाहिए ना भाई, वहां 48 घंटा 4 दिन वैसे की वैसे ही पड़ा रहेगा। कि महाराज जी, वास्तुशास्त्र में ऐसा है कि जो अभी आ रहा है उसमें यह है कि आप चुंबकीय वस्तु का प्रयोग ना करें। हाँ, अब यहाँ पहुंचे। हाँ, अब क्या करेंगे, अब क्या किया जाए, देख लीजिए कहाँ पहुंचा आप। देखिए रीजनिंग क्या देते हैं, उसका रीजनिंग ये देते हैं कि वो इसमें गाज गिरेगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे ही है। मतलब जो फील्ड डेवलप होता है महाराज जी, वो उससे डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आयरन वगैरह जो अपन लगाते हैं, उसका बॉडी पे बैड इफेक्ट है। वही देखा ना, वो भी उसके साथ वो भी गाज गिरने पर डिस्टर्ब हो सकता है। ये भी हो सकता है। बाबा जी, जैसे पिरामिड जो बने हैं 1500 साल से 3000 साल लगभग पुराने हैं, अभी तक बिजली गिरने वाली कोई दुर्घटना उनके ऊपर नहीं हुई? वो प्रश्न नहीं है महाराज जी। बिजली के लिए पहले से भी बात ये सोचे गए थे। आपने देखा होगा बड़े बड़े इमारतों में क्या किए हैं, एक ऊपर एक त्रिशूल जैसी एक चीज पहना देते हैं, वहां से लेकर धरती तक की वो राड बराबर आया रहता है। धरती तक वो राड को ला करके वो जितना उसका वो रहता है ना फाउंडेशन से नीचे तक ले जा करके छोड़े। साउथ में जितने भी मंदिर की गोपुर बना हुआ है, गोपुर के ऊपर वो आकार दिखता है। उसको क्या किया है, उसको ला करके वो मंदिर का फाउंडेशन जितना गहरा गया है, 10 फुट 20 फुट 50 फुट, उसके नीचे तक ले गए हैं। ये प्रक्रिया किया है। और कोई तांबे को भी ले गया है, लोहा को अधिकांश ले गए हैं। ये मथुरा में एक मीनाक्षी मंदिर है, उसमें जो रखी हुई वो त्रिशूल, जो वो इसका तांबे का रखा है। मथुरा में कि मधुरा में? मथुरा। हाँ, तो उसका वो वहां ले जा करके वो वहां प्रयोग किया है वैसा। ये सब विगत की बात हुई। अभी अपन क्या करेंगे, पहला बात तो वो कहते हैं तो सुविधाजनक घर बनाया जाए। अंतिम बात यही होता है डेंस पॉपुलेशन में। तो आप जहां चाहते हैं वहां पानी भी नहीं हो सकती। ये हो सकता है पाकगृह कहाँ हो, वो बात तो आप सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और शौचालय कहाँ हो, ये बात सेट कर सकते हैं। ये भी आप नहीं कर सकते कि जिस दिशा से वो घर के दरवाजा को बनाया जाए,
दरवाजा जहां बनने की जगह है वहीं बनाओगे, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। छोटे छोटे घरों में भला, बड़े घर होगा तो आप वो तो ऐसा मुंह होगा तो यहाँ एक वरांडा निकाल दोगे, यहाँ से निकलो पाओगे, इतना भर कर सकते हैं हम। ये नहीं होगा, है ना। बाबा जी जैसे इसमें कई बार अपन इसको प्रयोजनार्थ भी उपयोग में लाते हैं, जैसे कई बार आर्थिक समस्या कुछ हो तो हम दरवाजा पूर्व से उत्तर कर दें, उत्तर से पश्चिम कर दें, तो इसमें फर्क आ जाता है, ऐसा मतलब अनुभव में भी आया है। तो मतलब कहीं ना कहीं ऊर्जाओं में फेर है, मतलब एक कोई सकारात्मक होगी, नकारात्मक होगी, जो भी ऊर्जा तो ऐसा तो रहवे करेगा। हाँ, तो उसका क्या है? इसमें दो राय नहीं है। तो वही हम बता रहे हैं ना, परिस्थिति बनती है ना भाई। छोटा घर है, हम एक जगह में गए थे, हमारे हमसे मिलने वाले हैं एक रस्तोगी जी, उनका टोटल घर का चौड़ाई है वो 10 फीट, वो 80 फीट लंबी एक रेलवे डब्बा है, रेल की डब्बा, एक दीवार से एक दीवार सटी हुई है और केवल आगे खुला है, आकाश दिखता है। ठीक है, आकाश भी कहाँ दिखता है, सामने की घर दिखता है, पीछे खिड़की है, पीछे से देखने से शायद है आकाश दिखता होगा, नहीं दिखता है ना, उसमें भी घरे दिखता है। ये ऐसी स्थिति बनी हुई है महाराज। अब उसमें कैसा घुमाओगे आप बताओ, ऊर्जा को कैसा घुमाओगे? जो प्रचलित वास्तुशास्त्र है उसमें जो भी ऊर्जा का सिद्धांत है, ऊर्जा मैंने कुल मिला के ऊर्जा वस्तु के रूप में क्या है ना? ऊर्जा वस्तु के रूप में यही है, ग्राही और जो संप्रेषणी तत्व को पहचानने की बात है। कहां से संप्रेषण होता है, कहां ग्रहण होता है। हवा पहले कहां से आता है, कहां से जाता है। एक हवा का संचार तो पहचाना जा सकता है ना, ठीक है। बाकी ऊर्जा को कैसा पहचाना जाए? बाकी ऊर्जा को पहचानने का एक ही विधि आप हमारे पास है कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के सिद्धांत में जो दिक्सूची नाम की एक चीज आती है, उसके अनुसार ऊर्जा का प्रवाह कहाँ है उसको आप पहचान सकते हैं। जिसको अपन सोचते हैं ना उत्तर की ओर सिरवत करो, है ना। महाराज जी आप जो कह रहे हैं कोई दूसरी प्रकार की ऊर्जा के बारे में। अच्छा। ये जो जैसे आपने जो बताया चुंबकीय बल रेखाओं के आधार पर चुंबकीय ऊर्जा का ये मतलब ज्ञान होता है। हाँ, उत्तर दक्षिण जो ध्रुव है उसके आधार पर। एक जो अपन सूर्य के आधार पर करते हैं, हाँ वही उझेले की बात हो गई ना भाई, वो उझेले की बात हो गई। उझेले की बात जो बताते हैं उसको तो ध्यान रखना ही है। घर के अंदर सूर्य रश्मि सीधा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। नहीं पर महाराज जी बाबा जी ऐसा कि सूर्य जैसे पूर्व दिशा में जब सीधी आती किरण तो उसका अलग प्रभाव होता है, पश्चिम से आती तो अलग प्रभाव होता है। ठीक है, दोनों जबकि सूर्य एक है तो ऊर्जा में कहाँ अंतर आ रहा है? वो ऐसा अपन कहते हैं, उसका प्रमाण क्या प्रस्तुत किया जाए? प्रमाण यही है, प्रमाण सामने की जो द्रव्य राशि है, परिस्थिति है, सामने दुकान रहेगा, मकान रहेगा, गंदगी रहेगा, है ना, उसके ऊपर से गुजरता हुआ उझेला हवा के साथ जाएगी या रेडिएशन जाता है मान ले आज के आपके भाषा के अनुसार, ठीक है। वो रेडिएशन को ना गंदा लगता है ना धुआं लगता है, कुछ नहीं लगता। इन सब से चीर फाड़ करके जाने वाले चीज को हम रेडिएशन कहते हैं। अभी जाए एक्सरे लेते हैं ना, रेडियो वेव से ना वो रेडिएशन ही ना उसको ले पाता है। विकिरणी की रोशनी में ही वो हड्डी का ये आता है ना, पिक्चर आता है ना, और उसमें कौन सा कहाँ से इधर से करने पर व्यतिरेक होता है, उधर से करने पर व्यतिरेक होता है, ऐसा कुछ तो देखा नहीं गया, ठीक है। फिर भी हमारा सोचना ऐसा है तो हवा के साथ रोशनी ब्लेंड रहता है, ऐसा मान लिया जाए, ठीक। और इसके हवा के साथ सूर्य रश्मि का जो कुछ भी ताकत भीतर पहुंचता है ऊष्मा के रूप में, अंततोगत ऊष्मा के रूप में ही पहुंचेगा।
साइंटिफिकली, लॉजिकली, दोनों विधि से यही निकलता है। उसके बारे में सोचने की बात। इधर से ऊष्मा भीतर घुसना शुभद है, उधर से घुसना शुभद है, और उसको सोचने की बात है। उसके लिए सामने की परिस्थितियों को कंसिडर करने की आवश्यकता, यही मुख्य मुद्दा बनता है। इसमें हम पार पा सकते हैं। बाबा, जो भौतिक ऊर्जाएं मानी जा रही है आजकल, जैसे प्रकाश है या ताप है या ध्वनि है या चुंबकत्व है या गंध है, इन चीजों के अलावा और कोई दूसरे प्रकार की ऊर्जा नहीं बनती दरवाजे को घुमाने से या हमको जो समझ में आया है, मूलतः ऊर्जा का जो है, ऊर्जा संचार उत्तर दक्षिण से ही संबंधित है। चुंबकीय ऊर्जा हमारा समझ के अनुसार ऊर्जा संचार उत्तर दक्षिण से ही है, मैग्नेटिक पोल से ही है। ये सेकेंडरी है। ये जो सूर्य के बारे में कहते हो, उसके बाद हवा के बारे में कहेंगे, ये सब चीजें ठीक है, ये सब कंसिडर करने वाला बात तो हमको समझ में आता है, किंतु मूलतः ऊर्जा संचार उत्तर दक्षिण विधि से ही है। वो मैग्नेटिक राडे है, वो मैग्नेटिक फोर्स ही निरंतर सब जगह में अवेलेबल होता रहता है। ठीक है, ये गलत है। तो मतलब ऐसी कोई ऊर्जा वाली चीज नहीं बन रही है जो मनुष्य के विचारों को परिवर्तित कर दे। हाँ, ऊर्जा के रूप में। एक तो जैसे लाइट रहेगा तो आदमी थोड़ा सा परेशान होगा, गर्मी रहेगी तो बहुत ज्यादा परेशान होगा, ये अलग बात हो गई। और कुछ होता है क्या जो सीधा देखो, हाँ, वो हो गया। अब ट्रेडिशनली जितना सोच सकते हैं यही ब्लेंड करके आप जो निकालना है निकाल लीजिए। तो मनुष्य में ऊर्जा संचार समझदारी के आधार पर, ठीक है, ये आपका वस्तुशास्त्र से बाइफरकेट हुआ है। आपको पॉइंट समझ में आ गया ना? मैंने ये रेफरेंस पॉइंट ये है, मनुष्य का समझदारी ही मनुष्य से उगलने वाली ऊर्जा है। मनुष्य, एक भी मनुष्य को आप नहीं पाओगे कि समझदारी विहीन हो, ठीक है। ये ऊर्जा संचार हर व्यक्ति से उगलती है। उसमें कोऑर्डिनेशन के बारे में आते हैं। समझदारी के मुद्दे पर ही एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन है, नासमझी से नॉन कोऑर्डिनेशन, नासमझी बराबर नॉन कोऑर्डिनेशन। उसका प्रोजेक्शन है कलह, उसका प्रोजेक्शन है दुख, उसके प्रोजेक्शन है आलस्य, प्रमाद, बेकूफी, फलस्वरूप दरिद्रता। ऐसा आता है रिकॉर्ड। उसको यदि रिकॉर्ड करने जाएंगे तो ऐसा आएगी। अभी सर्वाधिक लोग यही सोचते हैं कि ये घर ठीक नहीं है क्योंकि वहां कलह होता रहता है। घर ठीक नहीं है, शांति नहीं रहता है। घर ठीक नहीं है, पनपते नहीं है। घर ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। घर ठीक नहीं है, हाथ में जो कुछ भी आता है वो टिकते ही नहीं है। ये ऐसा लोकोक्ति को सुनने में आती है। सही है ये? गलत है? सही है। सही है ना? अच्छा, ये क्या है? ऊर्जा का असंतुलन। क्या ऊर्जा का असंतुलन भाई? मनुष्य की समझदारी नाम की ऊर्जा है, उसमें असंतुलन। आपका समझदारी से मेरे असमझदारी के 36 की आंकड़ा हो गया। झगड़ा नहीं करेंगे तो क्या कर डालेंगे? क्या करेंगे? पूरा हो गया। बाबा जी, इसमें ऐसा जैसे अपन वास्तुशास्त्र से जो मकान नहीं बने उसमें इस तरीके के जनरली देखने में आते हैं, जो आपने बताया कि लड़ाई झगड़ा जो कलह होता है, बीमारी बढ़ती है। पर जब हम परिवर्तन करने के बाद इसमें परिवर्तन आ जाता है, मतलब थोड़ा शांति आ जाती है, सुख की जो चीजें होना चाहिए। तो मतलब कि ये समझदारी वाली ऊर्जा को प्रभावित करने की क्षमता रखता है क्या? देखो बेटा, इसमें ऐसा अपन एक तुकबंदी वाला बात करना है तो बहुत कुछ है। नहीं बाबा जी, देखने में भी है। मतलब मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जहाँ काफी लड़ाई झगड़े होते थे, हमने परिवर्तन किया वहाँ पे और काफी शांति आ गई। मतलब आपस में काफी में सामंजस्य आ गया, सोचने की दिशा बदल गई उनकी, कुल मिला के। सोचने की दिशा कैसे आता है आपका कथन के अनुसार? जैसा
एक सोचने की बात। एक आदमी को टीबी हो गई है घर में, उससे सभी परेशान है। वो दिशा परिवर्तित करने से क्या वो टीबी ठीक होगी? तुम्हारे अनुसार अभी अपन मंगल मैत्री से बात कर लें, मेरे अनुसार तो होता नहीं, वो दवाई से ही ठीक होगी। ठीक है, अब रह गया घर में रोगराटा को देखने के लिए यही प्रधान काम है, वो हवा उझेला, ठीक है ना, ऊष्मा का संचार, ये तीन के ऊपर तो काम है। मनुष्य की स्वास्थ्य ठीक रहना नहीं रहना। स्वास्थ्य यदि बिगड़ता है तो उसको दवाई किए बिना इसको मैंने दरवाजा को बदल दिया तो स्वास्थ्य ठीक हो गया, ऐसा होता है? ऐसा देखने में तो आया बाबा जी, मतलब एकदम तो नहीं, फिर भी लेकिन एक हद तक आया है। वो ठीक है, ये ठीक है। ये अभी जो कह रहे हो उस बात को अपन संतना लगाने की बात हो सकता है। संतना में हमारा कोई भी शंका नहीं है, इस प्रकार की बात हम भी देखे हैं। किंतु वास्तविक तत्व को कैसा पकड़ा जाए, हमने जो समझा है, हर जगह में आदमी स्वस्थ रहने का जो तरीका है वो समझदारी है। मूल ऊर्जा वो ही है, मानव से जो उगलने वाला ऊर्जा यही चीज है। वो नासमझी से झगड़ा होता है, रोग होता है, परेशानी होते है, तमाम प्रकार की झंझट होता है। ये आपके कंसिडर में आता है कि नहीं आता है हम नहीं जानते। आपके स्वयं के स्वीकृति में आ पाता है नहीं आ पाता है, हम इसको पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अभी इसके फाउंडेशन में जा करके कंसेप्ट को आप हमारा सामने कंसेप्ट को पहचाने नहीं ना, है ना। मूलतः आपका कंसेप्ट, मेरा कंसेप्ट, इन दोनों में कहीं ना कहीं तालमेल की आवश्यकता है कि नहीं, एक दूसरे की कम्युनिकेशन के लिए। ये मेरा सोचना। महाराज एक प्रश्न आ रहा है, पहले जो घर बनाए जाते थे वो इस तरीके से होते थे कि उनका जो दरवाजे हैं करीब करीब आपस में मिलते रहे। एक घर में जैसे कई कमरे हों, उन एक कमरे में क्या हो रहा है दूसरे कमरे को थोड़ी बहुत जानकारी रहे। लेकिन आजकल जो नए वो कॉम्पैक्ट है, अब तो ऐसा मकान बनाते हैं कि एक कमरा ऐसी दिशा में हो, दूसरे का ऐसी दिशा में हो कि एक कमरे वाले को दूसरे कमरे के बारे में कोई खबर ही न रहे, डिस्टर्बेंस ना, मतलब एकदम कमरे में भी रहे और बिल्कुल घर से अलग भी रहे। जबकि पहले होता था कि एक इधर है, मतलब घर में। तो इसमें क्या कौन सा ठीक है? इधर आओ ना, बताओ, उधर लगाओ, फोकस करो उसको, बताओ कौन सा ठीक है? फिर से सुना दो। क्या कहना चाहते हैं? फिर से प्रश्न बोलना है, फिर से मुझे प्रश्न बोलना है। हाँ, आपको फिर से प्रश्न बोलना है। तो कमरे को, घर को दो प्रकार से बनाया जाता था कि आदमी यदि कमरे में है, 3-4 कमरे बने हैं, 3-4 कमरे में आपस में क्या हो रहा है एक कमरे वाले को पता रहता है। ये घर का मतलब है। और अभी जो घर का मतलब है, एक कमरे में कम्युनिकेट ना हो, दूसरे कमरे में क्या हो रहा है पता नहीं चलता, प्राइवेसी पूरी मेंटेन होते रहे, और घर में है ये बोलने को भी हो जाए, और घर वालों से कटे भी रहे। पहले प्राइवेसी नाम की चीज नहीं रहती थी, घर में है मतलब एक कमरे में बंद है तो भी पूरे घर से जुड़े हुए। इस ढंग से मकान पहले बनते थे। तो कौन सा ठीक है और उसके पीछे क्या कारण है? ये बात, ये इसका उत्तर ये होता है, एक दूसरे को कम्युनिकेट होने वाली स्ट्रक्चर ज्यादा फेवरेबल है, सेफ्टी है, और उसमें मनुष्य को ज्यादा आश्वस्त रहने की विधि है। आगे और एक इससे जुड़ी हुई और हो जाए। आप कुछ कहना चाहते हैं? इसकी मानव जीवन में भागीदारी, वास्तुशास्त्र की मानव जीवन में उपयोगिता या भागीदारी कहाँ तक है? वास्तुशास्त्र के साथ केवल यही है बाबा, जो मानव जीवन की उपयोगिता का बारे में आप पूछते हो, शरीर संरक्षण के लिए है वास्तु, शरीर को संरक्षित करना है, जीवन जागृति को प्रमाणित करना, ये कुल मिलाकर के उद्देश्य है। जीवन जागृति के बारे में हम कम सोचते हैं, ठीक है ना, घर की खूबसूरत के लिए ज्यादा सोचते हैं। यहां हम आ गए हैं,
सच्ची बात। ये जो अभी बता रहे हैं ना, अभी कैबिन प्रोग्राम हो गए, हर जो कमरा माने कैबिन है। अभी हमारे मित्र हैं कानपुर में, उनके लड़का एक कैबिन में और गोली खा करके सुइसाइड कर दिया, और उसी के बगल में ये लोग सोते रहे, पढ़ते रहे, भनक तक नहीं लगा, मर ही गया वो आदमी। भाई घर में एक दूसरे की जो कराने पर, खांसने पर, क्या कोई दुख सूचक, कोई परेशानी सूचक, एक किसी की आवश्यकता, मदद की आवश्यकता के सूचना, ये दूसरे को कम्युनिकेट नहीं होगा तो क्या होगा भाई? बाबा जी, जो अभी जो कल्चर है, नया मकान बनाने का जो कल्चर है, ये आदमी की किस प्रवृत्ति के कारण ऐसा शुरू हुआ? भोगोन्माद प्रवृत्ति। वो बर्मुदा ट्रायंगल आप तो सुने ही हो, बाथरूम, बेडरूम और किचन बर्मुदा ट्रायंगल के लिए समर्पित है आदमी। कुछ बोलना है? हाँ बाबा, जैसे अपने पास 4 दिशाएं हैं, अपने पास उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। तो ऐसा मानते हैं अलग अलग दिशाओं से अलग अलग तरीके के विचारों की ऊर्जा आती है, लेकिन चारों तरफ जो है ऊर्जा एक ही होगी, तो ऐसा क्यों है? वही मुख्य बात है ना, ये फंडे ही गलत हो गए। मनुष्य अपने में से विचारों को उत्सर्जित करता है, माने संप्रेषित करता है। विचार हवा से आता नहीं है। पहले इसको थोड़ी सी अभी बढ़िया कंफर्टेबल नहीं हुआ है हमारा कम्युनिकेशन आपके साथ। बाबा, इसके पीछे एक और बड़े ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के जो विचार उठ रहे हैं उसके पीछे पूरा वातावरण जिम्मेदार है, और आप तो स्वास्थ्य के लिए जिम्मेवार है वातावरण, विचार के लिए केवल मनुष्य ही जिम्मेवार है। ये इसको ठीक से सुनो, स्वास्थ्य के लिए, शरीर स्वास्थ्य के लिए पूरा वातावरण जिम्मेवार है, और विचार के लिए केवल आदमी ही जिम्मेवार है और कोई जिम्मेवार नहीं है। बाबा जी, जागृति से पहले भ्रम की अवस्था में तो जो आसपास के जो वातावरण है, आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, वो भी आदमी के विचारों को प्रभावित तो करते ही हैं। ठीक है, आदमी से आदमी प्रभावित होता है ना, वस्तुओं से भी होता है बाबा। कैसे? विचार कैसे वस्तु से होता है? जैसा गंदगी पड़ी है, हाँ क्या होगा? घृणा होती है तो घृणा करते रहो। अब घृणा को आप ही ना व्यक्त करोगे, तो ठीक है, पर मतलब घृणा तो वो कचरे में नहीं है ना, उससे प्रभावित तो हुए ना बाबा। पुनः वही बात, वातावरण से, कचरा, गंदगी से शरीर प्रभावित होता है। घृणा आप कई को करते हो जिससे कि आपका स्वास्थ्य में प्रभाव ना पड़े। बात ठीक है, ये बात आती है, सच्चाई तो ऐसे ही है। ठीक है ये बाबा जी, लेकिन ऐसा देखने में आया, जैसे अपन उदाहरण के लिए लें कि पूर्व दिशा है, जैसे पूर्व दिशा में जो मकान में लोग रहते हैं तो उनमें एक गुण अच्छा पाया जाता है, वो अधिकार प्राप्ति के लिए बढ़ते हैं, और दूसरा उनमें ईमानदारी होती है। लेकिन दूसरा ऐसे दक्षिण दिशा की ओर लें तो दक्षिण दिशा की ओर लें तो उनमें क्षत्रिय गुण ज्यादा होते हैं, और ऐसे देखने में भी आया, इसको मतलब नकार नहीं सकते। तीसरी जैसे पश्चिम दिशा में तो उनमें थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड होते हैं, वो व्यवसाय की तरफ उनका ज्यादा उठा पटक ज्यादा करते हैं। उत्तर की तरफ थोड़ा सा मतलब शांति प्रिय होते हैं वो लोग, ऐसा देखने में भी आता है। इसको मतलब केवल सुनी सुनाई बातें नहीं हमारे बाबा जी, तो ऐसा कैसे मतलब अलग दिशाओं का अलग अलग प्रभाव पड़ते ही? देखो बेटा, हम अभी एक प्रैक्टिकल बात हम जो फील करते हैं, हम एक धर्मशाला में रहते हैं जी, ठीक है। हम जिस धर्मशाला में रहते हैं उसका दरवाजा पूर्व की ओर है, हम रहते हैं, ठीक है। और उसी में एक कंपार्टमेंट है जिसका दरवाजा उत्तर की ओर है। वो जो इन दोनों को यदि हम कंपैरेटिवली स्टडी किया जाए, पूर्व की ओर और उत्तर की ओर दरवाजा है, आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। आप ही करो देव। नहीं, उसको थोड़ा सा क्लियर बता दीजिए ना बाबा जी। क्लियर यही है, सर्वाधिक झगड़ा जो है उत्तर के ओर जो मुंह है वहीं रखिए, एक। दूसरा, और एक आपको
ये कहना चाहते हैं मना नजीर, वहीं हमारा जो कंपार्टमेंट है हम पूर्व के ओर हैं, ठीक है। हमारा बगल में और एक कंपार्टमेंट है, वो भी पूर्व के ओर हैं। उनका दिमाग की बत्ती कसक गई। हम उस कॉम्बिनेशन में हम आए। हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये 70-80 वर्ष पहले बनी हुई एक धर्मशाला है। उस धर्मशाला में मैं ही रहता हूं। आधा धर्मशाला में मैं रहता हूं, मैं वहां निवास करता हूं, वहां साधना किया हूं, वहां हमने जो ज्ञानार्जन किया, विवेकार्जन किया, वो अलग है। ये व्यक्ति के साथ ये बात जुड़ा है, वास्तु के साथ जुड़ा है। आप ही शोध करो, आप आओ वहां रह करके 4 दिन शोध तो करो, देव कुछ तो करो, हम भी पतिया जाओ। हाँ, यदि ऑथेंटिकेसी चाहते हैं तो ऐसे ही होगा। संतना लगाने के लिए तो बहुत सारा विधियां हैं, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। ऑथेंटिकेसी पाना होगा तो महाराज जी डिटेल में जाना ही होगा। मैं स्वयं भी मेरा होना आप मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं मानोगे। क्या तुम्हारा कहना, मैं हूं कि नहीं हूं? ठीक है ना, आप जैसे ही मैं भी हूं ना, सीधी सीधी बातें हैं ये। तो आप आकर के हमारे साथ रहो, वहां अध्ययन करो। अच्छा, जो वो एक और एक बात कहते हैं, वो सात्विक होते हैं, बताए थे अपने पूर्व उत्तर के वाले शांति प्रिय होते हैं, सात्विक होते हैं, ऐसे बताए थे। ठीक है, मान लिया। महाराज जी सारा कचरा वही खाते हैं, जबकि सामने मंदिर रखा हुआ है। नर्मदा मंदिर वहीं सामने रखा है, ठीक है। सारा धरती की कचरा जितना आप मानते हो, मैं मानता हूं, ये मानते हैं, वो मानते हैं, वो सारा कचरा वही खाते हैं। क्या करो? तो ये सोचने की मुद्दा है। यदि आम बनाना है वास्तु को, ये सब चीजों को ध्यान में लाना ही पड़ेगा। वास्तविक में मनुष्य में निहित है शांति अशांति, वास्तु में निहित है। वास्तविक मनुष्य में संपदा विपदा रखी हुई है, या ये ईटा पत्थर में रखा हुआ है। इसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा, इस पर आपको रिसर्च करना चाहिए, मेरा सुझाव है। यदि रिसर्च करना होगा तो वो फंडा हम क्लियर करेंगे। मनुष्य में ही शांति अशांति की फंडा है, ईटा पत्थर धरती में नहीं है, हवा में नहीं है। कितना परिवर्तन हो गया है, पूरा फंडा उल्टा हो गया ना। वास्तुशास्त्र की सारा फंडे हैं ना, इसमें उल्टा हो गई। वास्तुशास्त्र में ये बताना चाहते हैं यहां शांति से रहेंगे, ऐसा वास्तु में वो कहते हैं, ऐसे वास्तु में सब अशांत रहेंगे, ऐसा वो कहते हैं। जैसा ईटा पत्थर सबको शांति को खिला रहा है। ये हंसी की जगह में आएंगे कि नहीं आएंगे? लिखा हुआ है भाई, हम पढ़े हैं, वो सब कथा को हम सुने हैं, और हमारे साथ में बहुत अच्छे जो वास्तुशिल्प वास्तुशास्त्री जिए हैं, उनके बातों को हम सुने हैं। सुनने की बावजूद आज की स्थिति में हमारा ये वक्तव्य है। ठीक समझ में आ गया ना? तो शांति अशांति मनुष्य में निहित है, और ईटा पत्थर में नहीं है, धरती में नहीं है। मनुष्य इससे बढ़ गया है, आगे है, यही विकसित है। विकसित होकर के इससे आगे हो गए। जैसा कि पत्थर ईटा से दो झाड़ आगे है कि नहीं, झाड़ में दूसरे ही फल आता है। झाड़ में जो फल आता है ईटे से निकलता नहीं है, निकलता है? नहीं निकलेगा ना। वैसे ही मनुष्य से जो फल निकलता है, इससे आगे की है, जीव जानवरों से आगे की है। वही चीज है शांति प्रियता, न्याय प्रियता, समाधान संपन्नता, सौभाग्य संपन्नता। ये सब चीज फलन मनुष्य से निकलती है। किसके आधार पर? समझदारी के आधार पर। ये सबसे
प्रताड़ित कैसे होता है, ना समझे के आधार पर। यह हमारा अंतिम निष्कर्ष। जय हो, मंगल हो, कल्याण। दादाजी एक प्रश्न और इसमें हाँ, बोलिए। जैसे चुंबकीय जो धारा है उत्तर दक्षिण ध्रुवों के बीच जो बहता है, वो तो प्रत्येक घर से भी बहेगा और कहीं भी बनाए। हाँ, तो इसका उपयोग शरीर के स्वास्थ्य के लिए या रोग ना हो इसके लिए किस तरह से? उसके बारे में बताया ना भाई, अभी इन्होंने बिल्कुल उसका उल्टा बताया। चुंबकीय धारा के बीच में माने चुंबकीय धाराएं चारों ओर से हो, वो उस वातावरण में मनुष्य ज्यादा सुरक्षित, शरीर मनुष्य सुरक्षित माने शरीर सुरक्षित। बाबा जैसे आपने पिरामिड के बारे में बताया था, उसमें चुंबकीय, जबकि पिरामिड जो बनाए जाते थे उसमें कोई धातु यूज नहीं करते थे। धातु की बात नहीं है बेटा, चुंबकीय पत्थर भी होता है। आप क्यों याद नहीं रखते हो? पत्थर भी होता है। अंत तो हम आपको बताए ना, वो बैला वाला बात, अंत में वो स्वयं चुंबकीय पत्थर है, और ऊपर जो लगाए थे वो भी सब चुंबकीय पत्थर है, नीचे लगाए थे वो भी चुंबकीय पत्थर। वो प्रपोर्शन को जोड़ना वो कला की बात है। मतलब वो पत्थर अपने आप में चुंबक नहीं थे, जैसे प्राकृतिक रूप से भी चुंबक मिलता है। हाँ, उसको मतलब चुंबकीय पत्थर बोलते हैं, और उसको पत्थर कहते हैं। उसका नाम मैग्नेटाइट। मैग्नेटिक स्टोन, मैग्नेटाइट उसका मतलब इसका नाम है। तो ऐसे आयरन का जो आयरन का एक और है, उसमें एक मैग्नेटाइट नाम की चीज ऐसा बात, स्वयं चुंबक होता है। हाँ, उसमें चुंबक होता है। लेकिन वो वाला जो बैला की बात कर रहे हैं वो नहीं था। हाँ, वह कहने के बाद वो बैला जो बना है वो स्वयं भी वो चुंबकीय प्रभाव से प्रभावित होने वाली वस्तु है। अभी तो इसको नहीं पहचाना गया। हाँ, वही अंत तो गत्वा वही हुआ। वो उसका तोड़ा गया, फोड़ा गया, ध्वस्त किया गया, सारा करने के बाद यही अंत निकला। नहीं तो बाबा जी आजकल पिरामिड है ना, चुंबकीय पत्थरों से ना बना के केवल लकड़ी से ही बनाया जा रहा है, लकड़ी या कुछ भी दूसरे। वो ठीक है, पर उसमें भी वही इफेक्ट आता है। ठीक है, इफेक्ट आता है तो ये यहाँ चौवट्टे में एक मुर्दे को रखा जाए, देखो उसमें दो टेक्निक, वो वहाँ जो जितने भी मम्मीस हैं, जो मृतक के ऊपर लेप करने की एक निश्चित लेप है, वो जो अभी प्रचलित प्रोसेस नहीं, वो टेक्निक प्रचलित नहीं है। एक ये है, दूसरा यही है जो रचना है। रचना ग्रेनाइट पत्थर से बना है। देखिए यदि आप पिरामिड आकार की एक मंडप बनाते हो, उसमें सब्जी रखो, सूखता है कि नहीं सूखता है। जो पिरामिड जैसा नहीं है उसी के बगल में रख करके देखो, दोनों एक साथ सूखते हैं कि नहीं सूखते हैं। इसको देखने में क्या देर लगता है भाई? जो प्रयोग किया गया उसमें जो ग्रेनाइट का उपयोग किया गया, उससे जो पिरामिड बनाए गए उसमें बहुत ज्यादा मतलब अच्छा वो उसमें रिजल्ट होगा। ग्रेनाइट में क्या चीज कुछ कम है। इसको सब देखा जा सकता है, कहने के मतलब। ठीक है, इसको अपन यहाँ रोकते हैं, उसके बाद आप हम परामर्श करेंगे मंगलमय तरह से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी तो ऐसा हो गया कि जैसे सिर दर्द दे रहा है तो पिरामिड के आकार की एक टोपी पहन ली, और उस टोपी को पहन लिया तो सिर दर्द दूर हो जाएगा। ऐसा सोचते हैं, जैसा मणि पहनते हैं वो पहनते हैं, वो भी एक प्रयोग है। उसमें क्या है, अभी चुंबकीय चिकित्सा की एक बहुत बड़ी भारी हो हल्ला हुआ, आप सुने ही होंगे, नहीं सुने हो? ये सब तो संसार में चलता है। अब तो रेकी से ही सब ठीक होने वाले हैं। हम पहले से हम ध्यान से बहुत सा लोगों को ठीक कर दिया, वो भी ऊपर चले गए। तो ये सब बातें हम करते ही आए हैं, कोई कर्म बचाए नहीं हैं मेरे अनुसार। आप जितना कल्पना करोगे सकल कर्म करके बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद की हमारा वक्तव्य है, आदमी समझदारी से सुखी होता है, बेवकूफी से दुखी होता है। बढ़िया है ना भाषा? बस इतनी ही बात है।